Hello, welcome to the physics section of today's study. आज हम बहुत छोटे से समय अंतराल के बाद दोबारा आ गए हैं और कूलम्स लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, आपने हमारे 5 वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 के 5 लेक्चर्स एक पार्ट थे। इन वीडियो लेक्चर्स को आप एक बार फिर से देख लें। मैं अगर बताऊं इन 5 वीडियो लेक्चर्स में मैंने क्या बताया था। क्लास 12 का फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन से शुरू किया था पढ़ाना, और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कहाँ कहाँ ये चार्ज प्रेजेंट होता है, क्या डेफिनेशन है इसके, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताए थे। और जो इससे पहले लास्ट 5वां जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने कूलम्स लॉ के बारे में बताया था। और कूलम्स लॉ निश्चित रूप से फोर्स के लिए होता है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। तो हम इसी कूलम्स लॉ को आज एक दूसरे एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हमने नोट कर लिया है कि आज का टॉपिक क्या होना चाहिए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर से आपको पता चलेगा कि हम कूलम्स लॉ को हमेशा अप्लाई करते हैं कहाँ कहाँ, जब 2 पॉइंट चार्जेस हो तो एक दूसरे पर जब फोर्स लगता है तो हम फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी निकालते हैं। वेक्टर फॉर्म में हम डायरेक्शन भी बताएंगे। आप लोगों को अभी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालना आ गया है। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कूलम्स लॉ को लगा के जरा मैं अगर लिस्ट करूं फॉर्मूला का तो क्या है, तो ये फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R square. If I put here it's a magnitude of product of the two charges. We take modulus of it. Direction we will separate out by drawing a diagram. डायरेक्शन क्यों होगा, क्यों फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड में हमें पहले चार्ज Q1 चार्ज Q2 इनका जो प्रोडक्ट है वो हम मॉडुलस ले लेते हैं। आप जानते हैं, आप चार्ज को अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस आएगा, पॉजिटिव चार्ज Q2 ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, मॉडुलस इज प्लस। एक चार्ज माइनस है, एक चार्ज प्लस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज है तो इसका प्रोडक्ट माइनस आएगा। उसका माइनस का सिग्निफिकेंस हम बाद में बताएंगे, पहले हमें प्रोडक्ट से मतलब है कि प्रोडक्ट कितना है। अगर ये माइनस है तो हमने मॉडुलस में कोई माइनस, उसका भी प्लस है दिया। आर डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है, आर के बीच में 2 चार्ज के बीच में क्या डिस्टेंस है ये रखा हुआ है। स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट ये भी मैंने डिस्कस किया था। कूलम्स लॉ के बाद एक लेक्चर था उसमें कूलम्स लॉ एंड परमिटिविटी दोनों का क्या रिलेशन है, उस समय हमने ये डिस्कस किया था। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। नॉट जीरो का मतलब है कि जहां हमारे पास कम से कम मॉलिक्यूल्स हैं, एयर है या वैक्यूम है, वहां ये परमिटिविटी कहलाती है, फ्री स्पेस है ना। पार्टिकल्स ओके, जो एयर के पार्टिकल या मीडियम के पार्टिकल्स है नहीं है। ओके, ध्यान दीजिए, ये फोर्स निश्चित रूप से मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी फोर्स के लिए ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अगर ये फ्री स्पेस है तो इस पूरे की वैल्यू 9 × 10⁹ होगा मैग्नीट्यूड। तो 9 × 10⁹ मैग्नीट्यूड होगा। यूनिट्स तो मैं बता ही चुका हूं आपको, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या यूनिट होना चाहिए, जो भी एप्सिलॉन नॉट की जो भी यूनिट है उसका रिवर्स होगा कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। तो हमारे पास मैं थोड़ा बहुत आपको समराइज करके बता रहा हूं कि एप्सिलॉन में परमिटिविटी की क्या यूनिट है, क्या डायमेंशन है, ये आपको बताना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। ओके, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ये अगर हम इस पूरे कांस्टेंट को देखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 9 × 9 यूनिट्स। ओके, चार्ज का प्रोडक्ट Q1 Q2, ओके,
For the time being, we can take a modulus of q1 into 2. We are interested only in magnitude of the force. डायरेक्शन हम वेक्टर फॉर्म में आज डिस्कस करेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरह से हम लिख सकते हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर की फॉर्म में। तो आर अभी हमने वेक्टर नहीं लगाया, आर डिस्टेंस है यानी स्केलर क्वांटिटी है। इसको आप 1 से लेकर 2 तक मेजर करें या 2 से 1 की ओर मेजर करें, ये सेम डिस्टेंस है, बिकॉज हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। और फोर्स है उसका भी मैग्नीट्यूड देख रहे हैं कितना फोर्स लगेगा, उसको कहते हैं फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कूलम्स लॉ एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस से शुरुआत करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था। आज हम आपको ये फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 कितना होगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 वो कितना होगा, इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, उनकी नेचर ऑफ चार्जेस की, उनका साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर डिपेंड करती है। आज ये सारा हमारा आज चर्चा का विषय रहेगा। और स्टूडेंट्स आप एनसीईआरटी बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जरूर करते रहिए। इस कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म डिस्कस करने के बाद आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप जरूर करें। इस टॉपिक के बाद आप कई चार्जेस अगर प्रेजेंट हैं स्पेस में तो हर चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर उसमें से कोई एक पॉइंट चार्ज आपने कंसिडर किया है तो उसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट चार्जेस होंगे वो सब उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। अभी उसके ऊपर लगने वाला फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके नेबरहुड में जो चार्जेस हैं उनकी जो नेचर है या उनका जो साइन है प्लस और माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड टू अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टीज में हमने सारा डिस्कस किया है। आज एक थोड़ा लंबा अंतराल हो गया था किसी कारणवश, अब हमारे लेक्चर्स रेगुलरली अपॉइंट होंगे। दिस इज नागेंद्र शर्मा टेकिंग फिजिक्स लेसन 6। आज ये 6वां लेसन है और इसके बाद आप रेगुलर इंटरवल से वीडियो लेक्चर्स देखेंगे। कीप लर्निंग फ्रॉम दीज वीडियो लेक्चर्स। आपका फिजिक्स की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम शुरू कर सकते हैं। तो ये कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स बताता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। अभी लेट अस कंसीडर द चार्जेस Q1 and Q2 and they are placed at certain 2 points, certain distance, ठीक है। और जिन पॉइंट जहां वो रखे हुए हैं वो भी डिफाइंड है। पॉइंट कहां है, कितनी दूर पे है। आप जानते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा में कोई भी पॉइंट की लोकेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन, ओरिजिन से पता किया जा सकता है। तो एवरी पॉइंट इज डिफाइंड इन द 3 डायमेंशन स्पेस। एवरी पॉइंट इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू एन ओरिजिन। ओरिजिन हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3 कार्टेशियन एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं। और वो पॉइंट आप एक कहीं ले सकते हैं, एक जगह पर आप सिलेक्ट कीजिए, उसके विद रेस्पेक्ट स्पेस में कोई भी पॉइंट पे आप रखें डिफाइन। तो हम देखेंगे कि Q1 और Q2 की लोकेशन कहाँ है। पहले वो हम डिफाइन करेंगे, लोकेशन ये है, निश्चित रूप से लोकेशन होगा ओरिजिन से ही डिफाइन करेंगे Q1 और Q2 की लोकेशन। फिर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी देखेंगे, क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म का मतलब है फोर्सेस है तो उनकी डायरेक्शन क्या है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी and vector quantity is the quantity which needs magnitude and direction for its complete specification। यानी हम फोर्स कहने से मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, लेकिन जब ये डायरेक्शन का सवाल आता है तो हमें ये वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ को निश्चित रूप से याद आना चाहिए और इसी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज पढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से डायरेक्शन है और फिर हम कई चार्जेस के बीच में मल्टीपल चार्जेस के साथ में किसी एक चार्ज को सिलेक्ट करके फोर्सेस निकालेंगे।
वो अगला हमारा वीडियो लेक्चर होगा। तो देखिए, लेट अस कंसीडर two charges Q1 and Q2 located at point 1 and 2. So this is point 1. Okay, so Q1 charge. I have considered a small sphere. I have given the charge Q1. I have considered another sphere of the same dimension, small sphere. I have given the charge Q2. Let this, and this point is 2. Point number 2 here, point number 1 here. So there are 2 points 1 and 2. At point 1, a charge Q1 is located. At point 2, the charge Q2 is located. Now, Q1 और Q2 1 और 2 पॉइंट पर रखे हुए हैं, तो 1 की पोजीशन क्या है, 2 की पोजीशन क्या है? सपोज दिस इज ऑरिजिन। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0 0 0, 0। ओके, ऑरिजिन हमेशा ये होता है 0, 0 0 डायमेंशन। वी आर डिस्कसिंग 3 डायमेंशनल थिंग्स। ओके, ये ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के विद रिस्पेक्ट हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। तो ऑरिजिन से 1 की पोजीशन में जो वेक्टर है, वो वेक्टर क्या होगा? O से डायरेक्टेड होगा फ्रॉम O टू पॉइंट 1। दिस इज R1। सो वेक्टर क्वांटिटी, ये डिस्टेंस इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट, सो वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर। ओके, now point 2 is located at R2 separation। R2 वेक्टर लिख दिया, ठीक है, ये भी O से लेके 2 की ओर है, इसको हमने R2 मानेंगे। स्टूडेंट्स, यहां मैं बताना चाहता हूं कि आपका वेक्टर अलजेब्रा अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये चीजें आसानी से समझ में आएंगी। मैं फिर भी इसको और सिंप्लीफाइड वे में बताना चाहता हूं। वेक्टर को हमेशा एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और लाइन का जो लेंथ होती है, सेपरेशन होता है, वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। और एक डायरेक्शन रहती है, डायरेक्शन एक ही रहेगी, या तो इधर रहेगी या दूसरे एंड पे रहेगी। 2 ही पॉइंट होते हैं किसी लाइन के, 2 एंड पॉइंट्स, उसको हम सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन तो दोनों तरफ एक्सटेंडेड होती है, लेकिन लाइन सेगमेंट यानी एक सेपरेशन डिस्टेंस 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। 2 एंड पॉइंट पे एक पे एरो लगा हुआ है, वो डायरेक्शन बता रहा है। दूसरे वेक्टर, दूसरे लाइन, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन अलग है, और एरो लगा हुआ है, ये वेक्टर R2 है, ये है। और वेक्टर कई प्रकार के होते हैं। जो वेक्टर्स ओरिजिन से डायरेक्टेड होते हैं, ओरिजिन से निकलते हैं, यानी उनका जो फुट है वो ओरिजिन पे हो, और एरो जो भी पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर हम कहेंगे R1 है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ही है कि इट गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। पोजीशन शब्द जरूर लगता है। वेक्टर आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होते हैं। कोई भी वेक्टर हो सकता है जहां ऑरिजिन इन्वॉल्व नहीं है, जैसे ऊपर देखिए आप R, ये जो वेक्टर, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन डायरेक्शन ये है। अब इस वेक्टर में इसका फुट ऑफ द वेक्टर या वेक्टर का इनिशियल पॉइंट 1 पे है, और इस वेक्टर का फाइनल पॉइंट 2 पे है। इस वेक्टर को हम R21 कह रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, हम यहां बता सकते हैं कि R21 वेक्टर मैंने कहां लिया है? इस वेक्टर फ्रॉम point 1 to 1 to 2. So vector directed from point 1 to 2 I have taken as R21. ठीक है। अच्छा, हम ऐसे कह सकते हैं, R21 का मतलब है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 फ्रॉम 1। बोलने में क्या आता है? पॉइंट कहां है 2, दूसरा पॉइंट कहां है, पॉइंट नंबर 2 कहां है, पॉइंट 1 से कहां है। हम एक तो 2 तरह से बोल सकते हैं कि फ्रॉम पॉइंट 1 टू फ्रॉम 2, फ्रॉम पॉइंट 1 टू फ्रॉम पॉइंट 2, सॉरी फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, दोनों जगह फ्रॉम नहीं लगेगा, है ना? फ्रॉम पॉइंट 1 टू फ्रॉम पॉइंट 2, हाँ ये तो सही नहीं है। अच्छा, फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, यानी फ्रॉम 1 टू 2 ये लिखा है। इसको
हम ये फिक्स है, ये सही है, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन या नोटेशन कहीं किन्हीं बुक्स में R12 कर देते हैं, 1 से 2 की ओर, सिंपल लगता है 1 to 2 R12 कह सकते हैं, कहीं बुक्स में ले सकते हैं। लेकिन पहले अगर हमें इसको मैं अगर R12 लूंगा तो जो R12 होगा वो R21 हो जाएगा, वो अंतर आ जाएगा उसमें। लेकिन हमारी बेसिक वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 यानी पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 2 को हमने R21 लिया है, 1 2 नहीं ले रहा हूं मैं, ये समझिए आप। मैं इस डिस्कशन में R21 वेक्टर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, या इसको ऐसे कहिए कि R21 का मतलब है कि चार्ज 2 का डिस्टेंस चार्ज 1 से। क्यों कह रहेंगे? क्योंकि मेरा फर्स्ट, मैं F21 में इंटरेस्टेड हूं, तो F21 भी वेक्टर लगाइए यहां। F21 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 हो रहा होगा ना, चार्ज 1 इसमें फोर्स लगा रहा होगा, चार्ज 2 इसमें फोर्स लगा रहा होगा, इनके बीच में ही फोर्स है जो ये है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है। अभी तक हमने डायरेक्शन नहीं कहा था, उनके बीच में लगने वाला फोर्स है। अब ये फोर्स कैसे होगा, ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ये तो इनकी साइन पता हो तब मालूम पड़ेगा। नीचे मैंने दिए हुए हैं, मान लीजिए दोनों प्लस साइन है, मान लीजिए प्लस साइन है दोनों, तो पॉजिटिव क्या करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इनका फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ऐसे होगा। इसका मतलब क्या है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर बराबर होगा, इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में सिर्फ एक फोर्स लिखते हैं, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अगर पॉजिटिव है ये तो अट्रैक्ट होंगे इस तरह से, अगर ये एक प्लस है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट होंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा। टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर विथ ए मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट मच। टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर विथ ए मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच इज शोन देयर, रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स, तो वो फोर्स है। आज हम वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए इस फोर्स को बिटवीन टू चार्जेस नहीं कहेंगे, हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 एंड F21। तो हमारे पास ये F21 कंसिडरेशन में है, सबसे पहले मैं F21 निकालना चाहता हूं, इसलिए मैंने उसको बॉक्स में लिया। स्टूडेंट कंसंट्रेट कीजिए, F21 यहां होगा तो F12 इधर होगा। नोटिफिकेशन सफिक्सेस मैं अभी यहां एक्सप्लेन करने वाला हूं, लिखने वाला हूं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। डायग्राम के साथ बता रहा हूं, फिर मैं नोटिफिकेशन और नोटेशंस भी दूंगा। अभी मुझे पहले ये डिस्टेंस को लिखने का तरीका मैंने बताया है, मैं इस तरह से ले रहा हूं डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस है कि डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2 को मैं R21 दिखाऊंगा उस वेक्टर को। इसका मतलब है डायरेक्शन 1 to 2 है, लेकिन लिखूंगा हम R21। बोलने में मैं 2 को पहले प्रेफरेंस दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? कि मुझको चार्ज पॉइंट 2 पे कितना फोर्स होता है वो निकालना है। पॉइंट 2 इज इंपॉर्टेंट, पॉइंट 2 पे चार्ज Q2 है तो पॉइंट 2 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पॉइंट 2 पर लगने वाला फोर्स निकालना है, तो पॉइंट 2 का डिस्टेंस पॉइंट 1 से कितना है, तो मैं बार बार पॉइंट 2 बोल रहा हूं कि पॉइंट 2 का डिस्टेंस पॉइंट 1 से कितना है। तो जब मैं 2 पहले बोल रहा हूं तो क्यों नहीं 21 लिखता हूं। आप इस तरह से समझिए, आप इस मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होना। यहाँ स्टूडेंट्स में अलग अगर कहीं बुक्स में R12 ये दिया गया है तो वो उस तरह से करेंगे, बेसिक चेंज नहीं होगी, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा बेसिक्स में। वो यही है कि मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 जो ये है, जिसके एरो यहाँ है, फुट यहाँ है, इनिशियल पॉइंट यहाँ है, एरो यहाँ है, डायरेक्टेड दिस वे,
आई विल स्पीक आउट दिस वे एज R21, 2 को पहले प्रेफरेंस, R21 डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 फ्रॉम 1, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 फ्रॉम 1, चाहे फ्रॉम 1 to 2 कह दीजिए। तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये चीज, और ये मैंने एक बॉक्स में हाईलाइट किया है। इसका मतलब है मुझे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। अभी देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। जब मैं फोर्स यहां कंसीडर कर रहा हूं तो फोर्स इस पर कौन लगाएगा, ये वाला चार्ज लगाएगा। अभी इसका नेचर पॉजिटिव है, इसका नेचर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से दिस विल फील रिपल्सन या रिपल्सिव फोर्स, इसलिए मैंने इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। लाइन ज्वाइनिंग में ही रहेगा फोर्स, लेकिन ये डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉइंट Q1 चार्ज, ये Q1 चार्ज। ओके, लेकिन अभी मैं जब तक ये पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों बातें दिमाग में आएंगी, आप कंफ्यूजन के चांसेस हो जाएंगे। आप समझिए मेरे बात को। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं नहीं F12 नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने आपको रिमाइंड करा दिया है। वो ये है कि मैं F21 ही निकालूंगा, जिससे से F21 निकालेंगे वैसे ही F12 भी आप समझ सकते हैं। लेकिन F12 का थोड़ा जिक्र कर दूं, क्या जिक्र कर दूं कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, अगर इधर डायरेक्टेड है तो अगर मैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 लेना चाहता हूं तो ये किधर को इसको रिपेल करेगा, इधर को करेगा, इसलिए म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स होता है। तो जो कूलम्स लॉ जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ा आपने, वो थोड़ी नॉलेज को और एनहेंस करने वाले हैं आज। यही सब कुछ नहीं है, बहुत ही सब कुछ है, वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी आगे बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर नजरअंदाज कर देंगे तो इसका रूप है या इससे आप गलत आंसर दे सकते हैं। कंप्लीट तभी आपको पता चलेगा जब आप कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में अच्छी तरह से समझ लें। यस, तो हमने F21 यहाँ दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं। अब आप कहेंगे कि साहब ठीक है शुरू करते हैं। F12 मैंने कहा जिक्र मत करना, लेकिन कर दिया नहीं। आप कहेंगे साहब नीचे भी नजर जा रही है, उधर ही जिक्र कर देते हैं। मैं कहूंगा ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कर देता हूं। क्यों? अभी सेंस में अगर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। अगर किसी काम से ये माइनस होता, ये प्लस है, तो क्या होता? देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। फिर क्या होता? ये इस पर फोर्स किधर होता? ये यानी पॉजिटिव चार्ज माइनस को रिपेल नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसलिए F21 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी अगर वो नेगेटिव होगा तो। चलिए दूसरा हिस्सा भी देख लेते हैं। अगर ये 2 कैसा फोर्स लगा रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ से, इसलिए F12 इधर हो जाएगा। तब इसको कहते हैं म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो आप कहेंगे नहीं। ओके, अभी आप देखिए R21 मैंने अच्छी तरह स्पेसिफाई कर दिया है। अभी आप कहेंगे शुरू करिए, अभी मैं शुरू करता हूं। एक भी फोकस रखना है F21 पे। F21 के लिए मैं R21 डिस्टेंस को लूंगा, वेक्टर डिस्टेंस है लूंगा, ये 2 चीजें लूंगा। आप कहेंगे मान लीजिए मुझे जब आप F1 को निकालना चाहेंगे तो डिस्टेंस भी तो वेक्टर भी बदल जाएगा, वो वेक्टर फ्रॉम 2 to 1 डायरेक्टेड होगा। अभी मैं एरो यहाँ लगा हुआ इसको मिटा नहीं सकता हूँ, तो एक साथ दोनों चीज फ्लक्चुएट नहीं करूंगा। मुझे यहाँ एरो दिख रहा है, आपको एरो नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा और अच्छी तरह से लगा देता हूँ, बड़ा लगा देता हूँ। देखिए जी रहा R21 डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1 to 2 लिख दिया R21। लेकिन जब हम R12 करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, ये यानी ये वेक्टर ऐसे होगा, यानी इधर एरो होगा R12। मैंने धीरे धीरे सबका जिक्र कर दिया, अभी मैंने सिर्फ बोला है। अब मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं F21 की, ओके, जिसके लिए ये डायग्राम बना हुआ है, क्योंकि R1 R2 ये फिक्स है। 1 की पोजीशन वेक्टर R1 है, इधर ही डायरेक्टेड होगा, ओरिजिन से ही डायरेक्टेड होगा। 2 ओरिजिन से ही डायरेक्टेड होगा, फिक्स है, यही रहेगा। अभी आप F21 कंसीडर कर रहे हैं, F21 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1,
इस पे, और एरो उधर रहेगा, 1 से लेकर 2 तक ही रहेगा एरो। ओके, लेकिन अगर फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 करेंगे तो R12 हो जाएगा डिस्टेंस। वो आप स्वयं करेंगे, घर पे देखेंगे, लेकिन मैं आज अपना फोकस केवल F21 पे कर रहा हूं। इसी तरह से जिस तरह से मैं ये डिस्कस करूंगा, उसी तरह से ऑन सिमिलर लाइन आप अलग से फिर से डायग्राम बना के F12 भी निकाल सकते हैं, और F12 निश्चित रूप से इसके बराबर आएगा, और अपोजिट डायरेक्शन है माइनस साइन का फर्क आ जाएगा, दोनों अपोजिट है, कहीं से भी निकालें। ये मैंने आपको ब्रीफिंग किया, इसे इंट्रोडक्शन, किसी लेसन को शुरू करने से पहले या बिग इंट्रोडक्शन। क्यों बिग इंट्रोडक्शन? क्यों इट इन्वॉल्व्स वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फॉर्म्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर फॉर्म क्लियर नहीं होता है, खूब पढ़ते नहीं क्लियर है। मैं उसको ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ। इसमें आपको बड़ा ध्यान से करना है, और इस वीडियो लेक्चर बार बार देखना है। जो मैंने कहा है 100% करेक्ट है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी, नहीं है, ऐसे ही मानिए। तो मैं लिखूं कि मैंने क्या क्या अज्यूम किया है, लिख सकता हूं, जिससे आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे। तो लेट अस कंसीडर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। ओके, देन R1 R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट 1 and 2 respectively। ओके, R1, R2 ये मैंने अज्यूम कर लिया, R1 R2 ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स है। अब आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन से है, आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर कह लिया तो ओरिजिन इन्वॉल्व है 1 है 2, ये वेक्टर का कुछ फॉर्म है। ओके, R1 R2 लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है? आई वांट फोर्स ऑन चार्ज 2 यानी Q2। चार्ज 2 जब मैं कहूं तो चार्ज आप Q2 समझें, चार्ज ऑन 2 का मतलब चार्ज प्लेस ऑन द पॉइंट 2। ओके, शॉर्टेस्ट वे। तो फोर्स ऑन चार्ज प्लेस एट पॉइंट 2, कभी चार्ज ऑन 2 कह सकते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज एट 2 ड्यू टू चार्ज एट 1 एरो। ये क्या है? यस, आई हैव अज्यूम्ड फोर्स वेक्टर। ओके, दिस इज फोर्स वेक्टर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। फोर्स वेक्टर ऑन चार्ज, यहां मैं Q2 लिखूंगा, ओके Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, चार्ज Q2 ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, इसको ऐसे लिखाऊंगा F21। ओके, देन आई अज्यूम R21, आई हैव कंसीडर्ड लाइक दिस। ये मेरे नोट, आई विल वर्क आउट विद दिस नोटेशन। मैं इन्हीं नोटेशन से आगे बढ़ूंगा और वेक्टर फॉर्म आपको दिखा दूंगा। चलिए R21 लिखेंगे फोर्स वेक्टर, तो ये होगा डिस्टेंस वेक्टर मान लेते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं, डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में। ओके, ऑफ, मैं ऑफ पहले लिख देता हूं, ऑफ पॉइंट 2 फ्रॉम पॉइंट 1, वही चीज है, देख लीजिए, वही लिखा है 1 to 2। शॉर्ट में 1 to 2 भी कह सकते हैं, ज्यादा डिस्टेंस 1 to 2 कह देते हैं। कहां से कहां तक? A to B। ये स्पेशल मैंने बदला लो, मैं डिफरेंट वेज में कह रहा हूं। A to B, A B A पॉइंट, और मैं कह रहा हूं डिस्टेंस ऑफ B पॉइंट फ्रॉम A, यानी B को हाईलाइट करना, यानी सेकंड हाईलाइट, डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1, तो फ्रॉम यहां 1, ये पॉइंट मैंने डिफाइन कर लिया। ये सारा लोकेशन आपके सामने है। हम कूलम्स लॉ लगाएंगे, ये रहा, इंडिविजुअल फोर्स निकाल रहे हैं, तो जब भी फोर्स निकालेंगे कूलम्स लॉ लगेगा। मैं कहता हूं पहले मैग्नीट्यूड निकालूंगा, डायरेक्शन में अलग से निकालूंगा, इसलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। तो अप्लाई कूलम्स लॉ।
for the point charges located at point 1 and 2 and calculating force on charge kept at point 2. Okay, point 2 पर निकालना है. We get how much, what we get. So point 2 is very, very important. On charge kept at point 2. This is important for me for today's discussion. अभी आज का डिस्कशन है point 2 पे फोकस किया है, और निश्चित रूप से point 1 से लगेगा क्योंकि चार्ज के बगल में कोई नहीं है. स्टूडेंट्स जरा ध्यान रखिए, अभी मैं कह रहा हूं पॉइंट चार्जेस, और कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस नहीं होता है. अगर ये चार्ज, ये पूरे पे चार्ज है मान लीजिए सब पे, तो चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा. कौन सा डिस्टेंस है? तो सेंटर से सेंटर तक मैंने मार्क किया है. आप कहेंगे कि सारा चार्ज इधर फैला हुआ है तो सेंटर में आपने अज्यूम किया है क्या? होता भी है, वैसे अज्यूम भी होता है, लेकिन इस समय में ये पॉइंट चार्ज ही माना, इसको जूम करके बड़ा दिखाया है. अब आप कहेंगे साहब स्फीयर चार्ज तो किसी बॉडी पे तो रहता है, बिल्कुल रहता है. मैंने कहा स्मॉल स्फीयर है, तो स्मॉल स्फीयर है मान लीजिए कोई, इसमें चार्ज है तो वो भी तो बड़ा है ना, बिल्कुल है. तो फिर पॉइंट चार्ज इसको कैसे लगा रहे हैं आप? क्यों लगाएंगे इसको पॉइंट चार्ज पे लगेगा, है ना. तो मैंने ये पॉइंट चार्ज में हो सकते हैं, कब हो सकते हैं ये बता रहा हूं मैं आपको. ये कब हो सकते हैं पॉइंट चार्ज? बड़े ही थोड़ा बड़े हैं, कितने कब हो सकते हैं पॉइंट चार्जेस? जब इसका रेडियस इनके बीच में डिस्टेंस के मुकाबले बहुत कम हो. वही चीज है, अभी डिस्टेंस मैंने ये मार्क कर दिया है, मैंने मैग्नीट्यूड तो बताया नहीं है. आई एम अज्यूम दैट डिस्टेंस आर सो लार्ज, दे आर प्लेस्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस. जहां तक उनका एक दूसरे का इन्फ्लुएंस है, भले ही फोर्स घट जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, कोई बात नहीं. हम तो फोर्स की डायरेक्शन देख रहे हैं यार, वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं. मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होता रहे, कोई दिक्कत नहीं. हर जगह स्ट्रॉन्ग फोर्स भी होगा तो भी डायरेक्शन बदलने वाली नहीं है. ओके, डायरेक्शन वही रहेगी, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा किसी भी डायरेक्शन में, या तो हमारे पास R1 R2 पोजिशन वेक्टर्स है, ओरिजिन से उस जगह पर 1 और 2 लोकेटेड है, और 1 पे स्फीयर, स्मॉल स्फीयर रखा है, और वो स्मॉल स्फीयर का रेडियस दोनों का इक्वल डायमेंशन के हैं. उनके जो रेडियाई हैं दे हैव very very less value as compared to the distance between two sphere जिसमें चार्जेस है. ओके, इसलिए हम उनको पॉइंट चार्ज रिगार्ड कर सकते हैं, तो हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं. तो अब कूलम्स लॉ लगाने से देखते हैं. तो हमारे पास फोर्स निकालना है. तो फोर्स, जब भी फोर्स ये कहा जाए ऑन चार्ज कैप्ट एट पॉइंट 2, तो 2 पहले लगा दो और एरो भी लगा दो. अभी किसकी वजह से है? 1 की वजह से ये भी लगा दो, इक्वल टू, देखिए लगा रहे हैं, यानी F विल टेक द शेप ऑफ F21. स्पेसिफाई हो गया पॉइंट पे. इस पॉइंट पर F21 है, ये रिपेल हो रहा है. अभी मैंने दोनों को पॉजिटिव माना हूं, ये वाला इधर मैंने, इसलिए मैंने कहा कि इधर ध्यान अब नहीं जाना है, पहली बार मैंने बता दिया. अभी फिर से मैं समराइज करूंगा, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं समराइज करूंगा, एक बार फिर से बताऊंगा ये चीज. अगर इसको रिवर्स करते तो क्या होता, दूसरे F12 निकालते तो क्या होगा, बस वेट करिए, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान दीजिए. तो F21 कितना होगा? तो हम कांस्टेंट लगा लें, कांस्टेंट में तो कोई परिवर्तन नहीं है, फ्री स्पेस ही है, तो 4 पाई F0. तो देखिए F21 1/4 पाई F0, F की जगह पे F21 आ गया, 1/4 पाई F0, Q1 Q2. ओके, Q1 Q2 रहेगा, Q1 और Q2 रहेगा. तो हमारे पास ये Q1 इंटू Q2, ओके, अपॉन R. अभी ये R को हम R नहीं कर सकते, क्योंकि R तो कहीं है ही नहीं, बिना सफिक्स के R हम का उपयोग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. तो फिर क्या करें?
कौन सा आर लेंगे हम? मैंने बताया ना कि R21 लेंगे, फिर F एक से सफिक्स हो जाए, इसलिए मैंने ये नोटिफिकेशन, ये एजम्पशन किया है। F21 है तो आपको चिंता नहीं करें, R21 ही लेना है। लेकिन R21 ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1, 1 to 2 जो बोल, ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, नहीं यहाँ मैं 1 2 करूंगा। ओके, 2 का डिस्टेंस लिख दिया है, ये है, तो मैं R21 ही लिखूं। ओके, R21। ओके, लेट मी पुट द स्क्वायर है। आप देखिए मैं एरो नहीं लगाया, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। वेक्टर और स्क्वायर, तो वेक्टर जो आप पढ़ते हैं तुरंत नहीं, इसको अलग से डिस्कस कर सकते हैं अपन। ओके, R21 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड से बात कर रहा है। ओके, अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूं, हो गया सारा काम। अगर मैं यहीं छोड़ दूं तो ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये वेक्टर क्वांटिटी प्रदर्शित कर रही है, राइट हैंड साइड में कहीं वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना। इसलिए इस पूरे को, ये तो पूरा एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का मतलब नंबर है पूरा। आप ये वैल्यू 9 आ जाएगा, Q1 कुछ न कुछ वैल्यू होगी, Q2 कुछ न कुछ वैल्यू होगी, वहां वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। और R21 यहां से यहां तक का डिस्टेंस, एरो हटाओ, क्या डिस्टेंस है? जस्ट मेजर द डिस्टेंस, उसका स्क्वायर कर दिया, मैग्नीट्यूड वाइज आपने निकाल दिया। लेकिन यहाँ एरो लगा हुआ है तो फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स की डायरेक्शन क्या है? तो ये किस डायरेक्शन में है बताइए मुझे। यहाँ डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन लिखा हुआ इधर को है, ठीक है। किस डायरेक्शन में है? R21 की डायरेक्शन में। देखिए दो वेक्टर पैरेलल हों तो डायरेक्शन सेम होते हैं ना, तो इसकी डायरेक्शन इसे सेम है, इसका मतलब है R21 की डायरेक्शन। तो इसका मतलब है मुझे यहां मल्टीप्लाई करना है किसका? R21 और वेक्टर का। इस वेक्टर का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब यहाँ एक दिक्कत है, वो क्या है कि अगर आपने R21 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मैग्नीट्यूड है, तो इसका एक मैग्नीट्यूड कैसे? ये स्क्वायर नहीं रहेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, या तो यहाँ क्यूब कर दीजिए, या फिर इस जगह पर आप कैप लगा दीजिए। कैप जानते हैं क्या होता है? देखिए वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिंबल्स हैं, दो नोटेशंस हैं। एक तो ऐसे लाइन लगा के छोटा सा एरो लगा दो, ये वेक्टर है। इसमें मैग्नीट्यूड एक से ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा या कम, एक नहीं होगा। ओके, ऐसे लगाने से ये मतलब जाता है कि यूनिट वेक्टर नहीं है, एक मैग्नीट्यूड नहीं है, अनटिल अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब तक कहा नहीं जाए। अगर कोई ऐसे एरो लगा के कहता है कि दिस इज यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर होगा। तो बहुत सी बारीकियां समझिए आप वेक्टर अलजेब्रा की। इसलिए आज कूलम्स लॉ भी पढ़ाया जा रहा है और मैं वेक्टर अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट भी आज बता रहा हूँ साथ में, क्यों मैथ्स भी आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए कुछ टीचर हो सकता है कूलम्स लॉ पढ़ा के और वेक्टर अलजेब्रा के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स इन्वॉल्व है वो नहीं बताते हैं, वो न्याय नहीं करेंगे। तो मैं निश्चित रूप से आपको वेक्टर अलजेब्रा के भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अभी देखिए इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में हमें केवल डायरेक्शन से तो मतलब है यहां, तो हमने यूनिट वेक्टर लगा दिया, इसलिए मुझे यहां फिर से लिखना पड़ेगा वेयर R21 कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R21। बिल्कुल R21 ही, R21 की डायरेक्शन यहां आ गया, R21 वेक्टर आ गया। तो कैप और डायरेक्शन ये वेक्टर ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब कैप लगा होता है ये शो करता है इस वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन वही है जो इसका मेन R21 लिखा है, उस पर बड़ा एरो लगा दो, उसी की डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का है। तो अगर किसी वेक्टर का यूनिट मैग्नीट्यूड से आप सब में मल्टीप्लाई कर दो, सब एंटायर मैग्नीट्यूड रिमेन्स अनअल्टर्ड बट डायरेक्शन इज बीइंग एडेड अप। तो दोनों तरफ डायरेक्शन होगा। इसका मतलब है आप इस फॉर्म को याद रखेंगे, ये मैंने आज ये किया हुआ है। तो ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। S21 देख याद रखिए, समझने का S21 है, एरो लगाया जिसमें इसको Q2 Q1 Q1 Q2 कैसे भी कह सकते हैं, ओके, क्योंकि स्केलर है। लेकिन इनमें ध्यान रखना
मैंने वो नोटेशन लिया है, 100% श्योर हूं मैं, 100% करेक्ट हूं कि मैंने F21 किया है, तो यहाँ भी 21 हो और यहाँ भी 21 हो, स्टूडेंट को आसानी से याद हो जाता है। ओके, लेकिन अगर इनको आप स्प्लिट करेंगे, अभी आगे वेक्टर अलजेब्रा की थोड़ा पॉइंट आते हैं, वो पॉइंट ये है कि R21 आपने नोटेशन दे तो दिया, लेकिन हमें R21 तो हमारा दिया हुआ नोटेशन है ना। अगर कोई स्टूडेंट को R12 कहता है मान लीजिए, तो उसका दिया हुआ माना हुआ है, लेकिन गिवन क्या है, गिवन है R1 और R2। तो गिवन R1 R2 के फॉर्म में आप एक स्टूडेंट R1 दूसरा नोटेशन लेगा, हम दूसरा नोटेशन लेते हैं, लेकिन एक ही पॉइंट में मिलते हैं, वो सेम रहेगा सब में। तो हम इसको आगे देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो मैं ये निश्चित रूप से ये जो मैंने डिफाइन किए थे नोटेशंस, उनको रब कर देता हूं, हटा देता हूं, डायग्राम बना रहेगा आपके सामने, और हम आगे एक्सप्रेशन में पहुंच रहे हैं फाइनल। इसके बाद दूसरी एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। देयरफॉर यहां हम ऐसे कर सकते हैं, जगह बना लेते हैं, ये हमारे पास हो गया, ये जगह हो गई हमारे पास, ये पर्याप्त है हमारे पास जगह। ओके, वेक्टर फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, अब आप देखिए लिखने वाले हैं इसको। तो हमारे पास F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R21, 21 है स्क्वायर, ओके, इंटू R21 कैप। ओके, और आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। R21 स्क्वायर नहीं, क्यूब कर दें, यहां मैंने क्यूब किया है, तो आप R21 ऐसे कैप की जगह वेक्टर डाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन अल्टरनेट वे टू रिप्रेजेंट, ये दोनों एक ही है। अब आप कहेंगे यहाँ तो क्यूब आपने कर दिया, यहाँ स्क्वायर कर दिया, वो मैंने समझा दिया है, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड 1 है तो स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर आना चाहिए ओवरऑल। यहाँ क्यूब इसे दिया है क्योंकि इसमें R21 एक मैग्नीट्यूड छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है, ये चीज क्या आ सकती है, R21 इंटू R21 इंटू R21, ओके, और ऊपर क्या है, इसमें R21 है, तो एक R21 से कैंसिल हो जाएगा, तो R21 स्क्वायर रहेगा, रहेगा कि नहीं, ये R21 एक है, इसलिए यहाँ क्यूब दिखाया हमने, क्योंकि एक युक्त है वो इससे कैंसिल हो रहा है, यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, इसलिए क्यूब है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, इतना मैग्नीट्यूड आ गया। ये हमारे पास फुल। अभी हम वी नो दैट R21 को R1 R2 में क्या होगा, जरा इसको हम स्प्लिट करते हैं हमारे हिसाब से। एरो देखिए, R21 कहा मैंने R21 है, लेकिन इसका एरो डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2, 2 की ओर 2 और है, 1 से लेके 2 तक। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ R नॉट टू। कैसे, आपने ट्राइंगल लॉग वेक्टर्स पढ़ा है, जरूर पढ़ा होगा। उसमें क्या ट्राइंगल बन रहा है, उसमें क्या होता है कि अगर इसके हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल हो, हेड एंड टेल मेथड पढ़ा होगा, या ये फाइनल पॉइंट है, उसके इनिशियल पॉइंट से एक और वेक्टर निकलता हो, तब ये दो वेक्टर का सम ये वेक्टर माना जाता है। यहां हम कह सकते हैं कि R2 इज द वेक्टर सम ऑफ R1 प्लस R21, है ना। यानी अगर मैं इसको यहाँ रफ वर्क भी इस्तेमाल कर लूं, तो मैं लॉ ऑफ ट्रायंगल से कह सकता हूं R2, ये रफ वर्क कर रहा हूं, ओके। तो मैं उनके लिए जो वेक्टर अलजेब्रा को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं उनके लिए, तो R2 वेक्टर निश्चित रूप से ये प्लस दिस होगा बाई ट्राइंगल लॉग वेक्टर R1 प्लस R21, बिल्कुल R1 प्लस R21 हो गया, ऐसे होगा ना, बिल्कुल होगा। अगर हेड पे टेल लगा हुआ हो और ये सीधा हो डायरेक्टेड है, निश्चित रूप से R2 वेक्टर विल बी दिस प्लस दिस, ओके। अभी आप जानते हैं कि अगर इन दोनों का सम ये है, तो इसमें से कोई एक निकालना चाहे तो ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना।
भाई 5 + 3 क्या होता है? 8 है। तो 5 क्या होगा? 8 - 3, तो माइनस हो जाएगा ना वो। इसका मतलब है हमें अगर R21 निकालना है, यहाँ पे R21 निकालना है, तो R1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब R2 - R1। ओके, तो मैं यहाँ क्या लिखूं? R2 - R1। ओके, ये मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ R21 की जगह पे, जहाँ है सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। आई कैन रिप्लेस एवरीवन। तो कैसा होगा देखिए, ध्यान रखना, ये R2 - हमेशा मैं नोटिस, इसमें R12 होता और उसको 12 से दिखाया होता तो मैं R2 - R1 लिखता। क्यों? मेरे पास नोटेशन के अलावा ये देखना है कि जहां एरो लगा है, जहां एरो है उसका पोजीशन वेक्टर पहले, उसमें से जहां फुट है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस करना होता है। तो ये कॉमन चीज है, ये सब जगह लागू रहेगा। नोटेशन मैंने इसलिए बना दी जिससे कुछ फर्क नहीं पड़े, कंफ्यूजन नहीं हो कि 1 2 करें 2 1 करें। इसलिए मेरे हिसाब से मैंने जो सिंप्लीफाई कोशिश की है करने की वो ये है, R21 रख सकता हूँ। R21 है ना, जनरली स्टूडेंट ने पढ़ा होगा 11th में RAB, A2 भी कहते हैं, RA - A। आप हमेशा ध्यान रखिए R21 फ्रॉम 1 है टू 2 दूसरे का है, तो जो पहले -1 है तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ R2 - R1 को। तो हमारे पास F21 फाइनल कितना आया? बिल्कुल हम लास्ट कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं। तो F21 = 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 - R1, वेक्टर लगा दो। ओके, रिप्लेस है। इसका आप मॉडुलस ले लीजिए। ओके, मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, और यहां हम क्यूब लगा दें। चलो लास्ट में मेरे जी क्यूब लगा हुआ है, क्यूब लगा देते हैं, इनटू यहां हो जाएगा R2 - R1। ये यहां फिर एरो रहेगा। ओके, एरोज रहेंगे, ये है। तो हमारे पास ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन 100% श्योर एक्सप्रेशन है F21 की। फोर्स ऑन चार्ज 2 यानी चार्ज कैपिटल 2 पॉइंट ड्यू टू चार्ज कैपिटल 0.1। ये एक्सप्रेशन है जो इस फैक्टर को दिखा रहा है, यानी मैंने F21 का लिख दिया, अज्यूमिंग R21 एज वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। ओके, अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम इस कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में आगे फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे अगले लेक्चर में बताएंगे। लेकिन ये मैं जरूर कह दूं कि अगर F12 आपको निकालना है तो क्या होगा, बदल दीजिए, F12 = 1/4 πε0 Q1 Q2। ओके, Q2 Q1 Q1 Q2 R1 - R2 R1 - R2 वेक्टर लगा दीजिए। इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्या करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डायरेक्शन आप वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्शन अलग से निकाल लेंगे। वो हम जब कुछ न्यूमेरिकल्स इसके आगे मैं करूंगा, निश्चित रूप से आपको न्यूमेरिकल्स जब करूंगा तो और क्लियर होगा। और आज मैं समझता हूं यही हम इसको फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इस वीडियो लेक्चर को आप बार बार दीजिए, पॉज कीजिए, फिर देखिए मैंने क्या कहा है। ओके, मैंने समझाने की कोशिश की है कि समझ में आए। अभी मैं आगे एक दूसरे लेक्चर में भी इसका कुछ और पार्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा वेक्टर फॉर्म में आगे। लेकिन अपने आप में आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट है और आप इसको इसी तरह से कर सकते हैं। R12 डिस्टेंस अगर यहां ये लेते हैं तो आपका ये फोर्स आ जाएगा, तो F12 भी निकाल सकते हैं। F12 की वैल्यू मैंने बता दिया, इसके इन्हीं लाइंस पे आगे होता है। तो मैं आज वीडियो लेक्चर यहीं फिनिश करता हूँ। कीप लर्निंग द थिंग्स, और आपको रेगुलर इंटरवल पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। सो हैव वेरी गुड, वेरी concepts, very clear to your mind. So keep doing the things and keep learning and keep watching Dr. Nitin Sakatani. Thank you.